हेलो दोस्तों, उबुंटू सीरीज़ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट और उसके कॉन्फ़िगरेशंस। तो यूनिक्स में यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशंस के लिए बहुत सारे तरीके और टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी, एलडैप, कैरबरोस, सांबा और उसके बाद फिर लोकल ऑथेंटिकेशन जो होता है वो होता है। तो इस वीडियो में मैं यूनिक्स एलडैप पे डेमो करने जा रहा हूँ। तो मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशंस या जो भी कमांड्स यूज़ करूँगा वो यूनिक्स एलडैप के यूज़ करूँगा। और मैं लोकल ऑथेंटिकेशन भी इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में लोकल ऑथेंटिकेशन बहुत रेयर ही यूज़ होता है, जबकि सेंट्रलाइज्ड एक्सेस मैनेजमेंट यूज़ होता है। तो इसलिए मैं लोकल ऑथेंटिकेशन भी नहीं दिखाऊंगा, और वो सब सिंपल कमांड्स हैं जो कि कॉमन हैं सारे यूनिक्स फ्लेवर्स में, जैसे कि यूनिक्स ऐड, यूज़र ऐड, यूज़र मॉड, ग्रुप मॉड। सो वो कमेंट्स भी मैं यहाँ पर इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। ये वीडियो का डेमो दिखाने के लिए मैंने अपने दो मशीन पहले से चालू करके रखे हैं, उबुंटू 03 और उबुंटू 02। तो उबुंटू 03 को मैं एलडैप सर्वर की तरह यूज़ करूँगा, जिस पर कि मैंने पहले से ही एलडैप इंस्टॉल करके रख लिया है। और मैं सर्वर साइड का एलडैप कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में जो एलडैप सर्वर होता है वो एक दूसरी ही टीम मैनेज करती है, जैसे कि आइडेंटिटी मैनेजमेंट टीम बोलते हैं। तो वो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एलडैप सर्वर मैनेज करना और ग्रुप्स मैनेज करना। तो इसलिए मैं सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ क्लाइंट साइड यानी कि क्लाइंट सर्वर पे एलडैप के साथ काम करने के लिए सर्वर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करने हैं वो मैं दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने अपने क्लाइंट सर्वर उबुंटू 02 पर लॉगिन कर लिया है, और मुझे इस क्लाइंट सर्वर को ये बताना है कि मेरा एलडैप सर्वर क्या है। तो वो मैं डिफ़ाइन करूँगा ईटीसी होस्ट में। तो चलिए ईटीसी होस्ट का अभी जो कंटेंट है वो देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ईटीसी होस्ट का कंटेंट है, और मैंने एक डेमो फाइल बना के रखा है, तो मैं उसे कॉपी कर लूँगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आईपी के साथ उबुंटू 03 और ldap.fh.com दिया हुआ है, जो कि मेरा एलडैप सर्वर का नाम मैंने जब एलडैप सर्वर कॉन्फ़िगर किया है तो दिया है। तो अब इसको पता है कि ldap.wfh.com जो है वो इस आईपी पर उबुंटू 03 सर्वर पर जाएगा। तो अगर अब हम इसको पिंग करने की कोशिश करेंगे तो पिंग होना चाहिए। तो देखते हैं, तो ये पिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको पता है कि ldap.wfh.com कौन सा आईपी है। अब हम एक कमांड रन करते हैं ldap search, जो कि ldap यूटिलिटी का कमांड है। तो ये क्या बोल रहा है कि पैकेज अवेलेबल नहीं है। तो ldap search जो कमांड है वो चलाने के लिए हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। और पैकेज इंस्टॉल हो गया है। तो अगर अब हम वापस से ldap search -x चलाएंगे तो ये कमांड का बारे में कंप्लेन नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि ldap को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि अब इसको कमांड मिल गया है, ठीक है। तो ये यूटिलिटी हमको इंस्टॉल करना पड़ता है ldap search जो कमांड है वो चलाने के लिए। ओके, इसके अलावा हमें एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे मैं dpkg-s pam ldap.so करूँ तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अभी कुछ नहीं मिला है। तो pam ldap.so क्या है, वो लाइब्रेरी फाइल है जो कि हमको ldap के साथ काम करने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए वो pam ldap.so का जो पैकेज है वो हम इंस्टॉल करेंगे, जो कि है libpam-ldap। तो ये पैकेज मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है।
ओके, तो जब ये पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे तो ये LDAP के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी पूछता है। तो यहाँ पर मैं LDAP के साथ में अपना LDAP का जो सर्वर है ldap.wfh.com वो दूंगा, लेकिन यहाँ पे LDAP आई है जो कि मैं यूज़ नहीं करूँगा। वो IPC होता है, वो जब हम यूज़ करते हैं उसका मतलब है कि LDAP सर्वर और LDAP क्लाइंट आपका सेम ही सर्वर पर है, ठीक है। तो मैं LDAP आई यूज़ नहीं करूँगा और इसके साथ में LDAP S भी यूज़ होता है जो कि मैं यूज़ नहीं करूँगा, जो कि सिक्योरिटी के लिए। तो अगर आप सिक्योर्ड LDAP यूज़ करना चाहते हैं तो LDAP S दें, और अगर आप सेम सर्वर पर ही क्लाइंट और सर्वर LDAP सर्वर रन कर रहे हैं तो LDAP आई दें, नहीं तो सिर्फ प्लेन LDAP दें। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर हमारा जो LDAP सर्वर का नाम है ldap.wfh.com बोलूँगा और ओके कर दूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं अपना DC दूंगा। तो अगर आप मेरा नाम देखेंगे ldap.wfh.com तो उसमें WFH और com है जो वो मेरा DC है, तो वही मैं यहाँ पर दूंगा और ओके करूँगा। ओके, और यहाँ पर ये पूछ रहा है LDAP वर्जन, तो इसे हम डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे 3 पे। यहाँ पे बोल रहा है कि हमें रूट डेटाबेस एडमिन बनाना है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं नो करूँगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस डेटाबेस को लॉगिन चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पर भी मैं नो करूँगा और इंस्टॉलेशन चलने दूंगा। तो इंस्टॉलेशन हो गया है। अब हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं एक पाथ पे etc pam.d, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फाइल्स होती हैं जो कि हमें देखनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ फाइल्स हैं, कॉमन अकाउंट, कॉमन आथ, कॉमन पासवर्ड, कॉमन सेशन नॉन इंटरेक्टिव फाइल। ओके, तो ये फाइल्स हैं जहाँ पर कि हमको वो मॉड्यूल जो हमने अभी इंस्टॉल किया उसकी ज़रूरत पड़ती है और उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो चलिए उसमें से एक फ़ाइल का हम कंटेंट देखते हैं कि आखिरकार उस फाइल में है क्या। ओके, तो ओपन करते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये पहली लाइन पे है pam_unix.so और दूसरी लाइन पे pam_ldap.so, ये ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है। तो जब आप ये पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक LDAP के लिए उस लाइब्रेरी के साथ एंट्री ऐड कर देता है। तो अगर आप यहाँ पर टाइम देखेंगे तो ये सारी फाइल्स अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मॉडिफाई हुए हैं, यानी कि जब हमने वो पैकेज इंस्टॉल किया उसने हर फाइल में pam_ldap.so एंट्री ऐड कर दी। और ये फाइल्स लिनक्स एनवायरनमेंट या रेडिट एनवायरनमेंट में भी सेम ही होती हैं। वहाँ पर ये होती है etc pam.d passwd auth या फिर passwd auth ac और सेम वे सिस्टम auth और सिस्टम auth डॉट ac। तो अगर आप ये दूसरी फाइल देखेंगे उसमें भी ये pam_ldap.so ऐड हो गया है। सेम वे मतलब उसने चारों या पांचों फाइल्स में pam_ldap.so की एंट्री ऐड कर दी है, ठीक है। ओके, तो ये हमने देख लिया कि हमारा पैम LDAP का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करें, लाइब्रेरी मॉड्यूल ऐड कैसे करें पैम के कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो इसके अलावा एक और जो फाइल हमको मॉडिफाई करनी पड़ेगी वो है etc ldap ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सब कमेंटेड लाइन्स है और मैंने अपना एक डेमो फाइल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है LDAP के लिए। तो चलिए मैं वो LDAP का जो डेमो फाइल है वो कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ओके, अब हम इसका कंटेंट देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने क्या चेंज किया है, यहाँ पर मैंने बेस डिफाइन किया है, यानी कि बेस के साथ DC WFH और DC.com, उसके बाद ldap.wfh.com मैंने URI डिफाइन किया है। तो ये हमको यहाँ पर etc ldap.conf में डालना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब हम अगर वही सेम कमांड ldap सर्च चलाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कमांड अब चल गई और ये क्या आउटपुट दिखा रहा है, ये मेरे LDAP सर्वर से सारी एंट्रीज जो हैं जो मैंने वहाँ पर क्रिएट किया है, यानी कि मैंने जो ग्रुप क्रिएट किया है, मैंने वहाँ पर टेस्टर्स ग्रुप क्रिएट किया है, जैसे जो यूज़र्स क्रिएट किए हैं यूज़र 2 यूज़र 3 यूज़र 4 वो, और जो नेट ग्रुप मैंने क्रिएट किया है वहाँ पर टेस्टर्स नेट ग्रुप, और उसमें जो मैंने यूज़र्स ऐड किए हैं यूज़र 2 यूज़र 3 यूज़र 4 वो सब यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि
अब ये LDAP सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है और LDAP सर्वर से जो भी डेटा इसको चाहिए वो मिल रहा है। ओके, लेकिन अगर हम आईडी करते हैं यूज़र के लिए तो अभी भी नहीं चल रहा है। हम आईडी यूज़र 2 करें, आईडी यूज़र 3 करें, तो वो हमको अभी भी आईडी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है इस क्लाइंट सर्वर पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए एक और फाइल है LDAP की जो कि हमको मॉडिफाई करनी पड़ेगी। वो है etc/ldap.conf। ओके, तो ये फाइल थी etc/ldap.conf और ये फाइल है etc/ldap.conf। तो अगर हम इसकी एंट्री देखें तो इसमें बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है। तो ये कंटेंट की हमको ज़रूरत नहीं है, तो हमको जिस कंटेंट की ज़रूरत है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट करके रखी है वापस डेमो की। तो मैं उसको कॉपी कर लूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि इस फाइल में हमको क्या चेंज करना पड़ता है। ओके, तो चलिए इसका कंटेंट अब देखते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसमें भी कुछ कंटेंट सेम ldap.conf etc/ldap के जैसा ही है, यानी कि बेस डिफाइन किया है, फिर उसके बाद URI डिफाइन किया है, फिर ldap वर्जन है और उसके नीचे अगर आप देखेंगे रूट बाइंड DN है। तो आप एनोनिमसली भी बाइंड कर सकते हैं और अगर आप किसी आईडी पासवर्ड से अपने ldap सर्वर को बाइंड करना चाहते हैं तो वो भी बाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये डिटेल्स आपको ldap सर्वर से या आइडेंटिटी मैनेजमेंट टीम से मिला है तो आप वो डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे ldap.conf में। तो अगर आप देखेंगे अभी तो ये यूज़र टू आईडी आपको रिजल्ट दिखा रहा है। सेम वे अगर आप यूज़र 3 देखेंगे तो दिखा रहा है, यानी कि अब वो सारे यूज़र्स जो LDAP के थे वो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं सर्वर पे। तो कम्युनिकेट हो रहा है और यहाँ पे यूज़र्स भी रिकॉग्नाइज होने लग गए हैं। तो दोनों फाइल्स में डिफरेंस यही है कि जो ldap.conf है वो यूटिलिटी के लिए यूज़ होता है, यानी कि ldap सर्च जो कमांड हम चला रहे थे उस यूटिलिटी के लिए वो फाइल यूज़ होता है, और जो ldap.conf है जो हमने अभी मॉडिफाई किया उससे यूज़र रिकॉग्नाइज होता है। ओके। ओके, तो अब हम देखते हैं एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो कि है etc security access .conf। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि यूज़र का एक्सेस किस यूजर्स को एक्सेस दें और किस ग्रुप को एक्सेस दें। ओके, तो यहाँ पर सब लाइंस कमेंटेड है। अगेन मैं अपना एक डेमो फाइल मैंने जो क्रिएट करके रखा हुआ है वो कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब इसका कंटेंट देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट में तो मैंने 5 लाइन ऐड की हुई हैं। तो जो पहली लाइन है यहाँ पे टेस्टर्स नेट ग्रुप, तो वो एक नेट ग्रुप है। तो नेट ग्रुप के सामने @ का साइन देना पड़ता है हमको एक्सेस डॉट कॉन्फ में अगर हम नेट ग्रुप डिफाइन करते हैं तो, ठीक है। और उसके आगे है ऑल, यानी कि इस नेट ग्रुप के जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे कमेंट्स रन कर सकते हैं। नीचे है टेस्टर्स ग्रुप, यानी कि अगर हमको LDAP का ग्रुप डिफाइन करना है तो उसके सामने हमको साइन या कोई सिंबल नहीं देना पड़ता है। ओके, अगला है यूज़र 2, यानी कि वो भी एक LDAP यूज़र है, और लेकिन इसके आगे मैंने ऑल की जगह क्रॉन दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी हमको कोई अलग से साइन नहीं देना है, लेकिन क्रॉन दिया है, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि वो सारे कमांड रन न करे, सिर्फ क्रॉन रन कर सके, ठीक है। और उसके नीचे है रूट जो कि है लोकल अकाउंट, और उसके साथ में मैंने एक IP दिया है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उस IP से ही लॉगिन कर सकता है, यानी कि रूट अगर यूज़र से कोई लॉगिन करना चाहता है तो वो सिर्फ उस IP से लॉगिन कर सकता है, अदरवाइज़ किसी दूसरे IP से लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो होता है। और लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है हाइफन ऑल, तो उसका मतलब है यहाँ पर जो अगर आप ऊपर की लास्ट लाइन देखते हैं यहाँ पर तो लिखा है कि जो भी यहाँ पर डिफाइंड नहीं है उसके अलावा अगर कोई यूज़र्स है तो उनको लॉगिन के लिए अलाउ नहीं करना है, ठीक है। तो ये उसका मतलब है। ओके, तो ये हमारे सारे एंट्रीज हमने देख लिए। तो चलिए एक डुप्लीकेट सेशन ओपन करते हैं और यूज़र 2 से लॉगिन करके कोशिश करते हैं। और ये देखिए ये मेरा लॉगिन हो गया, यानी कि यूज़र 2 जो कि मेरा एक टेस्टर्स नेट ग्रुप का पार्ट है, मेंबर है, उस यूज़र से मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेस डॉट कॉन्फ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि लॉगिन एक्सेस का कॉन्फ़िगरेशन। PassWD ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एंटरप्राइज में, क्योंकि वो सिर्फ लोकल ऑथेंटिकेशन के लिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसके लिए यूनिक्स या लिनक्स में एक्सेस डॉट कॉन्फ यूज़ होता है, ठीक है। ओके, ये हो गया एक्सेस डॉट कॉन्फ। ओके,
इसके अलावा मैं जो कुछ कमेंट्स दिखाना चाहता हूँ वो है ये W। सो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, जो भी यूज़र्स इस समय सर्वर पर लॉग्ड इन हैं वो दिखा रहा है, कहाँ से लॉग्ड इन है और सर्वर का लोड क्या है, अप टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद CPU और उसका यूटिलाइजेशन कितना है उस यूज़र्स के द्वारा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक कमांड हो गया। उसके अलावा एक कमांड है W हु एम आई। तो हु एम आई अभी क्या दिखा रहा है, रूट, यानी कि मैं अभी कौन से यूज़र पे हूँ, मेरा करंट यूज़र क्या है। लेकिन अगर इसी हु एम आई को मैं स्पेस के साथ देता हूँ, यानी कि हु स्पेस एम स्पेस आई, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, यूज़र 1। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम स्पेस के साथ देते हैं तो ये मेरे को वो यूज़र दिखाता है जिससे कि मैं एक्चुअल में सर्वर पर लॉग्ड इन हूँ। ओके, और जब हु एम आई हम साथ में दे रहे हैं तो वो दिखा रहा है कि आपका करंट यूज़र क्या है, यानी कि अगर आपने किसी दूसरे यूज़र को स्विच किया है तो स्विच करने के बाद आपका करंट यूज़र क्या है। ठीक है, ये है डिफरेंस बिटवीन हु एम आई और हु स्पेस एम स्पेस आई। ओके, इसके अलावा एक और कमांड है जो कि है गेटेंट पैस WD, कॉमन उसका पैरामीटर, और उसके साथ हम यूज़र का नाम दे सकते हैं। तो अगर आप ये देते हैं तो ये LDAP से आपका यूज़र का डिटेल निकाल के देता है, यानी कि UID GID, उसका होम डायरेक्टरी, उसका सेल, और ये सारी डिटेल्स। तो ये एक कॉमन कमांड है जो कि ID के लिए यूज़ होता है जब हम LDAP यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहें तो LDAP सर्च कमांड जो हमने पहले चलाया था, वो कमांड को भी आप पैरामीटर्स के साथ दे सकते हैं। तो अगर हम UID के साथ उसका जो UID है यूज़र 3 वो दे दें तो सिर्फ उस यूज़र के बारे में आपको डिटेल्स दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे डिटेल्स वो यूज़र 3 के बारे में दिखा रहा है। आप इसको UID नंबर के साथ भी चला सकते हैं। तो अगर जैसे आप अगर यहाँ पर चाहें तो UID नंबर दे के उसका जो UID नंबर है 5002, अगर वो दें तो वो वापस से सेम डिटेल्स आपको दिखाएगा। और अगर आप चाहें तो आप इसी कमांड से ग्रुप्स और नेट ग्रुप्स के डिटेल्स भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको CN इक्वल टू ग्रुप का नाम देना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे देते हैं तो यहाँ पर उस ग्रुप के बारे में डिटेल्स दिखा रहा है, और सेम वे अगर आप यहाँ पर टेस्टर्स के साथ में नेट ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो टेस्टर्स जो हमारा नेट ग्रुप है उसके डिटेल्स दिखाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो हमारे यूज़र्स हैं उनके बारे में NIS नेट ग्रुप जो ट्रिपल यूज़र्स क्रिएट हुआ है, मतलब एंट्री क्रिएट हुआ है, वो दिखा रहा है। ओके, तो LDAP सर्च कमांड्स जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं LDAP के साथ में, वो है ये। ठीक है, ओके, तो ये हो गया LDAP का कमांड्स। अब एक कमांड है लास्ट जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है। ये क्या दिखाता है कि कौन सा सर्वर कहाँ से लॉगिन हुआ था, कब लॉगिन हुआ था, किस टाइम पे लॉगिन हुआ था, ये सारे डिटेल्स, और उसके अलावा अगर सर्वर रिबूट हुआ था तो कब रिबूट हुआ था, वो सारे डिटेल्स लास्ट कमांड में ये हमको दिखाता है। ठीक है, तो लास्ट कमांड जो है वो अपने सारे डिटेल्स जो लेता है वो लेता है एक फाइल से verilog WTMP। ठीक है, तो ये फाइल में अगर आप देखेंगे तो सारी एंट्रीज होते हैं जो कि वो लास्ट कमांड रीड करता है और उसके बाद हमको दिखाता है। लेकिन एंटरप्राइज में कई बार क्या होता है कि ये लॉग फाइल या सारे लॉग्स फाइल जो होते हैं रोटेट होते हैं। तो अगर बाई चांस आपका ये फाइल रोटेट हो गया है तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए इसको जिप कर देते हैं हम और इस फाइल को एम्प्टी कर देते हैं, और अब देखते हैं कि हमारा लास्ट क्या दिखाता है। कुछ नहीं दिखा रहा, राइट, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारा समझ लो एंटरप्राइज पे ये हमारा फाइल कहीं पर बैकअप है हमारे पास, तो हम वो फाइल को वापस से अनजिप करके लास्ट कमांड के थ्रू रीड कर सकते हैं। तो जो हमने जो जिप फाइल क्रिएट किया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है, राइट। तो अगर उसका नाम दूसरा रहता तो हम यहीं पे अनजिप कर सकते थे। यहाँ पे सेम नाम है इसलिए मैं इसको TMP में मूव कर रहा हूँ। तो TMP में मूव करने के बाद हम इसको अनजिप करते हैं। ओके, गनजिप, और फाइल नेम जो हमारा है WTMP वो हमने डाला तो ये फाइल अनजिप हो गया। और अगर हम वापस से देखेंगे यहाँ पर तो हमारा WTMP फाइल एक यहाँ पर TMP पे क्रिएट हो गया है, राइट। तो अब हम चाहें तो इस फाइल को रीड कर सकते हैं लास्ट -f के साथ और WTMP।
तो जो सेम एंट्रीज हमको पहले दिखा रहा था वो अब यहाँ पर ये ऐसे दिखा रहा है। तो अगर आपके पास बैकअप फाइल है WTMP का जो कि रोटेट हो गया है लॉग में, तो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट के जैसा ही एक और कमांड है जो कि है लास्ट लास्ट लॉग, राइट। तो लास्ट लॉग में क्या दिखा रहा है कि जो भी सर्वर्स पे यूज़र्स हैं वो कब लॉगिन हुए लास्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो जितने भी लोकल अकाउंट्स हैं वो लॉगिन ही नहीं किया, और जो यूज़र 1 है वो अभी लॉगिन किया, या यूज़र 2 है वो लॉगिन किया, तो उसके साथ में टाइम स्टैम्प के साथ में वो दिखाता है कि कौन से यूज़र ने लास्ट टाइम कब लॉगिन किया था। ओके, और अगर आप चाहें लास्ट लॉग तो इसको आप एक यूज़र के साथ भी फिल्टर कर सकते हैं। तो अगर आप इसे -u और यूज़र नेम देंगे तो वो सिर्फ उस यूज़र के बारे में दिखाएगा कि उस यूज़र ने लास्ट कब लॉगिन किया था। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर अगर लॉग्स की बात कर ही रहे हैं तो एक और फाइल है auth.log जो कि सारा लॉग्स रखती है यूज़र लॉगिन का और सूडो का। तो ये इक्विवेलेंट है वेर लॉग सिक्योर का। अगर आप लिनक्स इन्वायरमेंट या रेड हैट इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पर वेर लॉग सिक्योर में सारा डेटा कैप्चर होता है यूज़र लॉग्स का। सेम वे यहाँ पर auth.log में होता है। तो चलिए इसका कंटेंट देखते हैं। ओके, तो लेट्स गो टू एंड। ओके, यहाँ पे ये टाइम आउट एरर्स हम छोड़ देंगे। जो हमको इंटरेस्टेड है वो है ये। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दिखा रहा है एक्सेप्टेड पासवर्ड यूज़र 2 के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये दिखा रहा है। या फिर अगर आप सूडो के लिए देखेंगे, जो हमने सूडो SU किया था, यहाँ पर दिखा रहा है कि यूज़र 1 ने सूडो किया। तो ये सारी एंट्रीज़ हैं जो कि आपको ऑडिटिंग के टाइम पे काम आते हैं, और लॉग्स में अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया auth.log। ओके, अब लॉगिन और एक्सेस पार्ट में मोस्टली सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम सूडो एक्सेस जो होता है, जो कि बोलते हैं एलिवेटेड प्रिविलेजेस सर्वर्स पे, वो कैसे करें हम उसको देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो उसको देखने से पहले एक और फाइल है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है etc ssh config। तो अगर ये फाइल में आप देखेंगे तो बहुत सारी एंट्रीज हैं। इसमें से कुछ जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो है issue.net। तो issue.net क्या करता है, आपका बैनर क्रिएट करता है। तो जब हमने सर्वर पे लॉगिन किया था तो वो एक बैनर दिखाता है कि इतने पैकेजेस बचे हैं आपको अपडेट करने हैं। तो वैसे ही अगर आप अपना खुद का पर्सनल बैनर बनाना चाहते हैं तो आप issue.net एक फ़ाइल बनाएं, और उसमें आप जो भी बैनर डालना चाहते हैं, यानी कि जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं कोई भी यूज़र लॉगिन करे तो वो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, और इसके अलावा एक जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है वो है ये परमिट रूट लॉगिन। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि सर्वर पर रूट लॉगिन इनेबल्ड हो तो हम इसको यस कर देंगे। और अगर आप अभी देखेंगे तो प्रोहिबिट पासवर्ड है। इसका मतलब है कि कोई भी यूज़र पासवर्ड के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकता। अगर की है रूट के लिए इनेबल्ड तो वो कीज से लॉगिन कर सकता है, लेकिन पासवर्ड कोई हैक करके इस सर्वर पे रूट से लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो ये इसका मतलब है। तो ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है क्योंकि हमको रूट डिसेबल करना होता है या इनेबल करना होता है एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में। ठीक है, सेम वे हमारा ये परमिट एम्प्टी पासवर्ड। सो ये सारे पैरामीटर्स हैं अगर आपको SSH मॉडिफाई करना है तो। एक और फाइल होती है जो कि बहुत ही कॉमन है कि लोग कंफ्यूज हों, etc ssh और ssh अंडरस्कोर कॉन्फ़िग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक फाइल जो है, जो ssh कॉन्फ़िग अंडरस्कोर कॉन्फ़िग जो कि अब हम अभी देख रहे हैं, ये क्लाइंट के लिए होती है, ssh क्लाइंट के लिए। और जो हमने पहले देखी sshd अंडरस्कोर कॉन्फ़िग वो होती है सर्वर पे लॉगिन करने के लिए। तो क्लाइंट से मेरा मतलब है कि जब हम ssh कमांड रन करते हैं, ठीक है, इस सर्वर से, तो वो कमांड रन करने के टाइम पे ये ssh अंडरस्कोर कॉन्फ़िग फाइल यूज़ होती है। और जो जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पे रन करूँ SSH, या कोई भी सर्वर पे मैं जाऊँ, सपोज उबुंटू 03 पे, राइट, तो ये जो है ये हमारा SSH अंडरस्कोर कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िगर होता है। और SSHD अंडरस्कोर कॉन्फ़िग में क्या होता है कि आप सर्वर पे जब लॉगिन कर रहे हैं बाहर से, तो वो SSH क्या इनेबल है क्या नहीं है वो उसमें कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया SSH और एक्सेस का सारा पार्ट जो कि हम देखना चाहते थे। अब चलिए मूव करते हैं सूडो की तरफ। ठीक है, और हाँ, अगर आपको SSH मॉडिफाई करना है तो SSH मॉडिफाई करने के बाद आपको SSHD सर्विस रिस्टार्ट करनी पड़ती है। तो सर्विस या systemctl जो भी कमांड आप चाहें वो यूज़ करके रिस्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं किया तो मैं रिस्टार्ट नहीं करूँगा। ओके,
तो ये हो गया सारा लॉगिन एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन। अब मूव करते हैं फाइनली sudo की तरफ। तो अगर उसके लिए जो सबसे कॉमन फाइल है वो हम देखें etc sudoers। तो अब यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि सिर्फ कॉमन एंट्रीज कुछ होती हैं और उसके अलावा एक नीचे लाइन होती है, कमेंटेड लाइन दिखती है लेकिन वो कमेंटेड होती नहीं है। उसका मतलब होता है कि ये फाइल्स इंक्लूड करो। तो ड्रॉप डायरेक्टरी यानी कि डॉट डी, तो जिस जो भी फाइल्स डॉट डी के साथ या जो भी डायरेक्टरीज डॉट डी के साथ एंड हो रही हैं उसे हम ड्रॉप डायरेक्टरी कहते हैं। ये इनिट के साथ बहुत ही कॉमन था, इनिट डॉट डी, लेकिन अब धीरे धीरे सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए ये यूज़ हो रहा है। तो जहाँ भी मल्टीपल फाइल्स होंगी या मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, यूनिक्स में बहुत कॉमन हो गया है कि डॉट डी फाइल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर अभी है क्या। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ड्रॉप डायरेक्टरी में इस समय, तो यहाँ पर है सिर्फ एक फाइल रीडमी। ठीक है, तो मैंने डेमो के लिए ऑलरेडी एक फ़ाइल बना के रखी हुई है, तो मैं अब उसे यहाँ पर कॉपी कर लूँगा etc sudoers.d में, और अब हम देखते हैं यहाँ पर दो फाइल हो गई। तो यहाँ पर ड्रॉप डायरेक्टरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट sudoers में है इसका परमिशन। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर RR परमिशन है और बाकी सब ब्लैंक है, यानी कि जो भी फाइल्स ड्रॉप डायरेक्टरी में होंगी वो 440 से होंगी। और अगर आप गलती से 440 के अलावा कुछ और परमिशन देते हैं तो आपको sudoer का एरर आएगा। इसलिए हमेशा जो भी फाइल आप यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं वो vi sudo से क्रिएट करें, या तो कॉपी कर रहे हैं तो उसे 440 परमिशन के साथ क्रिएट करके ही कॉपी करें। ओके, तो चलिए अब हम मॉडिफाई करते हैं और इस फाइल का कंटेंट देखते हैं। ओके, तो vi sudo अगर आप सिर्फ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो etc sudoers ही ओपन करता है हमेशा। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो मैं इस फाइल से बाहर आ जाऊँगा और हमने जो फाइल अभी कॉपी की है उसको मॉडिफाई करते हैं। तो vi sudo के साथ में हम -f देते हैं और फाइल का जो नाम है वो देते हैं, अगर हमको एक स्पेसिफिक फाइल मॉडिफाई करनी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना फाइल जो था वो दे दिया है। तो यहाँ पर जो एंट्रीज़ हैं अब मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो जो डिफरेंट ऑप्शंस हमको sudoers में हो सकते हैं मैंने वो सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो सबसे पहला है यूज़र एलियास। तो यूज़र एलियास क्या होता है? ग्रुप जो यूज़र का हम क्रिएट करते हैं, जो कि हम sudoers में सिर्फ sudoers में यूज़ करेंगे। तो अगर आप देखेंगे मैंने wfh यूज़र्स क्रिएट किया है, उसके आगे user2 user3 user4 कॉमा सेपरेटेड लिखा हुआ है, यानी कि वो तीनों यूज़र्स को मैंने एक यूज़र एलियास क्रिएट करके wfh यूज़र्स में दे दिया है। सेम वे हमारे पास है रन एज एलियास। तो हम रन एज एलियास में वो यूज़र देते हैं जो कि जब हम sudo में यूज़ करेंगे तो उस यूज़र के थ्रू कमांड्स रन कर सके। तो यहाँ पर मैंने रन एज एलियास बनाया है wh admin और मैंने वहाँ पर रूट दिया है। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा कमांड एलियास। तो कमांड एलियास जो हमने क्रिएट किया wfh कमांड्स, उसमें अगर आप देखेंगे मैंने दिया है ऑल और उसके नीचे जो लाइन है उसमें मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो sudoers में निगेट करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि मैं अगर ये कमांड एलियास यूज़ करता हूँ तो वो यूज़र को सारे कमांड्स का एक्सेस होगा सिवाय vi sudo और रीबूट के। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई यूज़र सब कमांड रन कर सके लेकिन वो खुद sudo परमिशन मॉडिफाई ना कर सके और सर्वर को रीबूट ना कर सके, तो मैं कुछ इस तरह से वो दूंगा। ठीक है, कमांड एलियास के थ्रू। यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे कॉमा और फॉरवर्ड स्लैश, ये अगर आप मल्टी लाइन sudoers एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पर देना ज़रूरी है। अगर आपने फॉरवर्ड स्लैश मिस कर दिया है तो वहाँ पर आपको पार्स का एरर आएगा और आपका sudoers का इशू आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी मल्टी लाइन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फॉरवर्ड स्लैश देना भूलें ना। ओके, नेक्स्ट है हमारा होस्ट एलियास। तो होस्ट एलियास मैंने क्रिएट किया है wfh होस्ट, जैसे कि यूज़र होस्ट था वहाँ पे मैंने यूज़र दिया था, यहाँ पे मैंने दो सर्वर के नाम दिए हैं। तो ये एक सर्वर्स का ग्रुप काइंड ऑफ क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं ये नॉर्मली कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर कि हम सेंट्रलाइज सूडो फाइल यूज़ करते हैं। तो अगर सपोज़ हम सेम फाइल मल्टीपल सर्वर्स पर पुश करना चाहते हैं उबुंटू 0102 पर, तो हम अगर ये सेम फाइल पुश करते हैं तो दोनों सर्वर्स पर ये होस्ट एलियास के थ्रू कमांड्स और सूडो परमिशंस काम करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये होस्ट एलियास बहुत काम में आते हैं, जबकि हमारा सेंट्रलाइज सूडो मैनेजमेंट है। तो ओके, अगली लाइन में हमने
होस्ट एलियास ही क्रिएट किया हुआ है, लेकिन वो सबनेट के थ्रू किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरा जो होस्ट ओनली नेटवर्क था उसका सबनेट है, और उसके आगे मैंने सबनेट मास्क दिया हुआ है। तो अगर हम ये फाइल सारे सर्वर्स जहाँ पर एक आईपी इस सबनेट से है वहाँ पर पुश करते हैं, तो वो सब सर्वर्स पर सेम परमिशंस देने के लिए हम कुछ इस तरह से होस्ट एलियास यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सारे जो एलियासेस क्रिएट किए हैं वो यूज़ किए हैं। WFH यूज़र्स यानी यूज़र एलियास, WFH होस्ट यानी कि होस्ट एलियास, उसके बाद WFH एडमिन यानी कि रन एज एलियास, और उसके बाद WFH कमांड्स यानी कि जो हमारा कमांड एलियास है। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं दूसरे यूज़र से लॉगिन करके। तो मैं एक दूसरा टर्मिनल यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़र 2 से लॉगिन करूँगा। ओके, तो यहाँ पर जो हम कमांड रन करेंगे सबसे पहले वो है sudo -l। तो sudo -l जो है वो सिंपल कमांड है sudo परमिशंस लिस्ट करने के लिए किसी भी यूज़र के लिए। तो यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे, और अगर आप देखेंगे तो जो पहला लाइन ही है वो है रूट ऑल, और उसके आगे जो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ कमांड्स दिए हैं वो। तो ये कमांड हमने दिया है WFH यूज़र्स यानी कि यूज़र 2। इस समय हमने यूज़र 2 से लॉगिन किया है, इसलिए उसको ये सूडो परमिशंस मिल रहे हैं किस एलियास के थ्रू, यूज़र एलियास के थ्रू, WFH यूज़र्स। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे हमने दिया है WFH होस्ट, यानी कि WFH होस्ट में हमारा होस्ट कौन सा है, Ubuntu 02, जिस पर कि हम अभी लॉग्ड इन हैं। ठीक है, तो वो उससे मिला, और उसके बाद WFH एडमिन यानी कि रूट, और उसके बाद जो कमांड्स हमने दिए वो। ठीक है, तो ये हमारा पहले लाइन का हमने जो दिया वो परमिशंस था। नेक्स्ट हमने दिया है यूज़र 2 WFH नेटवर्क, और हमने रन एज एलियास की जगह वहाँ पर एक स्पेसिफिक यूज़र दिया है और बोला है कि वो उस यूज़र से सारे कमांड रन कर सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक एलियास जो नेटवर्क के थ्रू बनाया था वो क्रिएट किया है, वो यूज़ किया है। तो चलिए वापस देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दूसरा लाइन जो है वहाँ पर हमको दिख रहा है यूज़र 1 ऑल। क्यों? क्योंकि हमारा जो Ubuntu 02 का आईपी है वो उस सबनेट में है, और हमने वो एलियास यूज़ किया है, इसलिए हमको वो परमिशन भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया दूसरा लाइन। और ये नॉर्मली कहाँ यूज़ होता है, जो हमने अगर access.conf में देखा था, क्रॉन दिया हुआ था मैंने एक यूज़र के लिए, राइट। तो कभी अगर सर्विस अकाउंट या कोई डेटाबेस अकाउंट है जिसको कि आप डायरेक्ट लॉगिन एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, उसको आप सिर्फ क्रॉन का एक्सेस देना चाहते हैं, स्पेसिफिक एक्सेस देना चाहते हैं। तो सपोज़ अगर मेरा यूज़र 1 एक सर्विस अकाउंट है और यूज़र 2 एक नॉर्मल अकाउंट है, तो मैं उस नॉर्मल अकाउंट यानी कि यूज़र 2 से लॉगिन करूँगा, और उसके बाद मैं उस सर्विस अकाउंट या डेटाबेस अकाउंट को स्विच कर लूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से क्रॉन टैब कमांड जो क्रॉन का परमिशन दिया हुआ है वो चला सकता हूँ। यानी कि मैं यूज़र 1 से डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे सूडो परमिशंस दिए हुए हैं यूज़र 1 से कमांड रन करने के लिए, मैं अपना यूज़र 2 जो नॉर्मल अकाउंट है उससे लॉगिन करूँगा, और फिर अपना सर्विस अकाउंट या एप्लीकेशन अकाउंट जो भी है उसको स्विच करूँगा, और उसके बाद क्योंकि मुझे क्रॉन परमिशन है तो मैं क्रॉन जॉब शेड्यूल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हम access.conf जो दिया था वहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस सूडो पे आते हैं। ये हमारा जो अगला लाइन है वहाँ पर हमने यूज़ किया है नेट ग्रुप। तो नेट ग्रुप यूज़ करने के लिए हमको प्लस साइन देना पड़ता है, और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑल 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 दिया है, यानी कि सभी सर्वर्स पर सभी अकाउंट्स के साथ और सारे कमांड्स ये रन कर सकते हैं। तो कोई भी मेंबर जो कि टेस्टर्स नेट ग्रुप का पार्ट है वो किसी भी सर्वर पर अगर जहाँ पर ये फाइल है और किसी भी अकाउंट के साथ कोई भी कमांड रन कर सकता है, ये इसका मतलब है। तो अगर हम वापस यूज़र 2 से देखते हैं तो यहाँ पर लास्ट लाइन जो है वो ऑल ऑल दिखा रहा है, तो ये सिर्फ रूट के इक्विवेलेंट कमांड हो गया। ठीक है, यानी कि कुछ भी कमांड्स कोई भी जो मेंबर है नेट ग्रुप का वो सारे कमांड्स रन कर सकता है। ओके, चलिए जो हमारा लास्ट लाइन है अब यहाँ पर वो है ग्रुप के साथ। तो ग्रुप के लिए हमको परसेंटेज साइन देना पड़ता है। तो टेस्टर्स हमारा ग्रुप था जो कि हमने एलडेप पे क्रिएट किया था, तो परसेंटेज साइन, उसके बाद मैंने होस्ट एलियास की जगह होस्ट नेम दिया है, और उसके बाद रन एज एलियास की जगह 2 यूज़र्स दिए हैं और फिर 2 कमेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिन बैश और मैंने एशू दिया है। यहाँ पे मैं सर्वर नेम चेंज कर देता हूँ क्योंकि हम 02 सर्वर पे हैं, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा 02 पे, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या परमिशन दिखता है हमको। ठीक है, तो ये मैंने इसको मॉडिफाई करके सेव कर दिया है,
और वापस जाते हैं यहाँ पर और वापस से sudo -l कमांड चलाते हैं। उप्स, मैंने सेशन बंद कर दिया, वापस से सेशन ओपन करता हूँ। ओके, तो वापस से हमने sudo -l चलाया तो यहाँ पर वो जो लास्ट लाइन हमने अभी मॉडिफाई किया वो दिख रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब है user1 user3 से हम कोई भी कमांड चला सकते हैं एज सॉरी कोई भी नहीं, जो कमांड्स हमने दिए हुए हैं bin bash और su- वो कमांड्स हम चला सकते हैं user1 और user3 से, और अभी हम लॉग्ड इन है user2 से। ओके, तो इस तरह से हम ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं और स्पेसिफिक कमांड्स दे सकते हैं और एलियास की जगह डायरेक्टली यूज़र्स दे सकते हैं वहाँ पर, या तो होस्ट नेम एलियास की जगह डायरेक्टली सर्वर्स दे सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट्स हो गए जिस तरह से आप सूडो में परमिशन देंगे या सूडो की जो फाइल्स हैं उसमें परमिशंस डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ग्रुप के लिए, नेट ग्रुप के लिए, यूज़र के लिए या फिर सर्वर्स के लिए। ठीक है, ओके, अभी जो मैं एरर की बात कर रहा था वो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इस स्लैश को हटा दूँ और उसके बाद मैं इस फाइल को सेव करने की कोशिश करूँ तो क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि लाइन 5 पे एरर है, तो ये दिखा रहा है एरर और आपको ये सेव करने नहीं दे रहा है क्योंकि हमने vi sudo के साथ मॉडिफाई किया। अगर आप नॉर्मली सिर्फ vi के साथ मॉडिफाई करेंगे तो शायद आपको ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा vi sudo ही यूज़ करें और e के साथ हम इसको वापस से मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी हमने गलती की थी वो वापस से सुधार सकते हैं और अब सेव कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा vi sudo ही यूज़ करें सूडो फाइल्स को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, ओके, एक और कमांड जो कि एज अ एडमिन बहुत कॉमन है यूज़ करने के लिए वो है sudo हाइफन कैपिटल U और उसके बाद फिर यूज़र नेम और -l। तो एज अ एडमिन आपको अगर देखना है कि दूसरे यूज़र को क्या परमिशंस हैं तो ये कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं user2 को क्या परमिशंस हैं इस सर्वर पर मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है, ओके, कुछ और कमांड्स जो कि सूडो के हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो अभी मैं user2 से यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, तो अगर मैं sudo -l रन कर रहा हूँ यहाँ पर तो ये दिखा रहा है। तो sudo नॉर्मली कुछ टाइम के लिए आपका चलता है। जब आप एक बार पासवर्ड दे देते हैं तो जब तक वो टाइम नहीं होता है वो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, लेकिन फॉर सम रीज़न आपने अगर पासवर्ड चेंज किया है, आपको पासवर्ड टेस्ट करना है, तो अगर आप चाहें उसको कि मैनुअली टाइम आउट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो एक कमांड है वो है sudo -k। ठीक है, तो ये टाइम आउट कर देता है आपका पासवर्ड और वापस आप नेक्स्ट जो sudo कमांड चलाएंगे वहाँ पर ये आपका पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो ये एक और कमांड है जो कि कॉमनली यूज होता है sudo का। उसके अलावा एक कमांड जो है sudo -u यूज़र नेम और फिर हम डालते हैं आई। तो -i होता है इंटरेक्टिव शेल, यानी कि हम अगर किसी दूसरे यूज़र पे स्विच करके एक उसका शेल ओपन करना चाहते हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे सेकंड लाइन में मैं user1 से लॉग्ड इन हूँ और मैंने एक उसके इंटरेक्टिव शेल को ओपन कर लिया। ठीक है, और सेम वे आप अगर बैश शेल ओपन करना चाहते हैं तो आप बिन बैश भी दे सकते हैं। तो अगेन मैंने user1 के थ्रू एक शेल ओपन कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ और कमांड्स हैं जो कि सूडो के यूज़ होते हैं। और इसके साथ ही मैं जो भी दिखाना चाहता था एक्सेस मैनेजमेंट में लॉगिन के लिए सूडो के लिए वो ख़त्म होता है। तो अभी के लिए धन्यवाद।